तहफ़्फ़ुज़। आज हम लोग जानेंगे ईरान, इज़राइल और यूएस वॉर। इस बारे में हम लोग बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होता है उसको डेवलप करेंगे। इससे सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं और उनका क्या रोल है। तो वो 3 कंट्रीज़ हैं, ईरान, इज़राइल और यूएस। ईरान जो कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है, और इज़राइल यहाँ पर है, और यूएस यहाँ इस फोटो में नहीं दिख रहा है। वो आप लोग को उसका लोकेशन पता है कि जो कि नॉर्थ अमेरिका वाला जो है अटलांटिक के साइड में है, वेस्ट में है। ठीक है, तो ईरान क्या है, ये एक बहुत पावरफुल कंट्री है वेस्ट एशिया में, जिसके पास एक बहुत बड़ा आर्मी है। इसके पास एक लार्ज आर्मी है। ठीक है, कहाँ? तो वेस्ट एशिया में। ठीक है, और ये इसलिए भी कंट्रोवर्सी में रहता है, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, क्योंकि एक न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते ये कंट्रोवर्सी में रहता है, और सब इसे इतना ज़्यादा इससे परेशान है या इसको देखते हैं उस तरह से। और इज़राइल क्या है, एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है। क्या है ये? टेक्नोलॉजी के मामले में ये बहुत बहुत ज़्यादा, ये इसका हर चीज़ में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है इसका। आप अगर एग्रीकल्चर में ले लेंगे, किसी भी चीज़ में देखेंगे, तो इज़राइल हर चीज़ में, ये डिफेंस में, हर चीज़ में इसका टेक्नोलॉजी बहुत बहुत एडवांस कंट्रीज़ है। और ये क्या है, इसे जो है ये एलाई है, एलाई ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएस का ये दोस्त है। और यूएस क्या है? यूएस एक ग्लोबल सुपर पावर है। ग्लोबल एक सुपर पावर है जो कि इज़राइल का पूरा मदद करता है। तो ये दोनों दोस्त हैं। ठीक है, अब ये लोग कैसे इससे लड़ रहे हैं? अब जो लड़ाई जो है वो क्या है? एक्चुअली लड़ाई जो है इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इन दोनों के बीच में है लड़ाई। लेकिन क्या है कि यूएस जो है इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्रली इसको सपोर्ट कर रहा है, अपना हर चीज़ से जैसे हो इज़राइल को की मदद कर रहा है। तो ये चीज़ है। अभी हम लोग फर्स्ट वाले हमारे स्लाइड में हम लोग ये समझ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका। तो क्या होता है कि एक ईयर है 1979। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि इज़राइल और ईरान क्या है, अभी तो दुश्मन है, दोनों में बहुत लड़ाई चल रहा है। तो 1979 के पहले ऐसा कुछ नहीं था, वो लोग दोस्त थे। तो 1979 के पहले वो लोग क्या थे? दोस्त थे, दे वेर फ्रेंड्स। जबकि और उसके बाद ऐसा क्या हुआ 1979 में कि वो लोग अब क्या हैं, अब वो लोग एनिमी बन गए हैं। इतने बड़े एनिमी की लिटरली पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो क्या होता है 1979 में कि ईरान जो है एक बनता है, ईरानियन रेवोल्यूशन आता है वहाँ पे। ईरानियन रेवोल्यूशन ये अपने अपने हर कंट्री का अलग अलग टाइप का आता है रेवोल्यूशन। तो वहाँ पे ये ईरानियन रेवोल्यूशन आया था। इसके चलते क्या हुआ था कि वहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। अब वहाँ पे क्या था कि इस्लामिक रिपब्लिक का ही वहाँ पे रूल था, और अब वो लोग मतलब इनके नेतृत्व में काम करने लगे। तो जैसे इनका लीडरशिप आया इस्लामिक रिपब्लिक वाले लीडर्स का, तो ये लोग सीधे डिक्लेयर करते हैं क्या कि इज़राइल हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है। ये लोग उस समय क्या करते हैं, ये लोग डिक्लेयर करते हैं कि इज़राइल उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, और ईरान उस समय ये और क्या स्टार्ट करता है, क्योंकि यूएस जो है अपना इन्फ्लुएंस जो मिडिल ईस्ट जो है, ये वाला जो एरिया है यही मिडिल ईस्ट है। इस वाले एरिया में यूएस जो है अपना एक
अपना इन्फ्लुएंस स्टार्ट कर देता है, अपना स्टार्ट किया, वो अपना इन्फ्लुएंस हमेशा कुछ कुछ कैसे कैसे करके वो करता रहता है। तो इस ईरान इसको एकदम स्ट्रांगली अपोज करता है कि यूएस को इसमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है और वो इसको यहाँ पे नहीं करना चाहिए। और इस चलते यहाँ से शुरू होता है, टेंशन स्टार्ट हो जाता है इन लोग के बीच में। ईरान, इज़राइल और यूएस, इन लोग के बीच में कैसे ये रिलेशन डेवलप हुआ है, आज का जो स्टेटस है वो हम लोग को समझ में आता है 1979 से, कैसे वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही कारण काफ़ी है? बस इतना ही है क्या? नहीं, एक और मेन रीज़न है जो कि इन लोग के, जो कहते हैं ना कि इन लोग के जो दुश्मनी में तेल का घी का काम कर रहा है, वो रीज़न है न्यूक्लियर इशू, परमाणु का जो इशू है उस चलते। क्यों? क्योंकि ईरान एक ऐसा डेवलप किया है न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इस वजह से भी और ये लोग के आंख में ये गड़ रहा है कि क्यों ये कर रहा है। ठीक है, इज़राइल और यूएस को कहीं ना कहीं डर लगता है कि कहीं ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बना ले। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। और इसी के तहत हम लोग देखते हैं कि 2015 में एक अग्रीमेंट साइन होता है जिसका नाम है JCPA। क्या है ये JCPA? तो क्या है ये JCPA? ये है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि लिमिट करता है। ये क्या है? ये लिमिट करने के लिए है। किसको लिमिट करने के लिए होगा? तो ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए या रोकने के लिए ये JCPA शुरू हुआ था। ठीक है, और जब तक ये सब था तब तक फिर भी सब कुछ ठीक था। लेकिन इन 2018 में यूएस जो है इस डील से बाहर निकल जाता है। यूएस क्या करता है? खुद को इससे विथड्रॉ कर लेता है। ठीक है, और फिर क्या? तो फिर ईरान भी क्या करता है? वो अपना न्यूक्लियर के डेवलपमेंट को रिज्यूम कर लेता है। तो इससे क्या होता है? जैसे ही वो अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट को रिज्यूम कर लेता है तो फिर से शुरू हो जाता है शक और टेंशन विच हैज़ ब्रॉट द सिचुएशन टू वॉर। ठीक है, तो फिर ये होता है कि ये तो 2026 है, अभी इतने दिनों से क्या हो रहा था? तो इतने दिनों से जो हो रहा था वो हम लोग जानेंगे 4th नंबर हमारे स्लाइड में। और ये स्लाइड का क्या है? तो ये है प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि छोटे छोटे प्यादों से लड़ाई को, कॉन्फ्लिक्ट्स चलता रहा, तब जाकर ये आज वॉर का सिचुएशन आया है। ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे कि कैसे ये प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है। कि होता है ना, हम लोग स्कूल में कोई एब्सेंट है तो उसका फ्रेंड उसके बदले में प्रॉक्सी, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर कर देता है, तो दैट इज़ प्रॉक्सी। मतलब कि वो बोल रहा है किसी और के लिए, वो झूठा गलत आवाज़ निकाल के वो उसके बदले वो बोल रहा है, लेकिन वो एक्चुअली कौन है? वो वही है। ठीक है, वो बोला हुआ होता है कि मेरा प्रॉक्सी लगा देना। तो जो भी हो, तो यहाँ पे ईरान का सपोर्टेड कौन सा ग्रुप्स था? प्रॉक्सी ग्रुप्स था ईरान सपोर्टेड। तो ईरान सपोर्टेड था हिजबुल्लाह।
हिजबुल्ला कहाँ, तो लेबनान में, ठीक है। और हमास को भी कौन सपोर्ट कर रहा था, तो ईरान सपोर्ट कर रहा था, कहाँ, तो फलस्तीन में। ये हर जगह छोटे 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 प्यादे हैं, उसके छोटे छोटे चंगू मंगू हैं जो कि उनके बदले उनका काम कर रहे हैं, ठीक है। ये है मिलिशियाज इन सीरिया एंड इराक। तो हम लोग ये सुनते रहते थे कि यहाँ पे हमास वाला लड़ाई कर रहा है, यहाँ पे हिजबुल्ला लड़ाई कर रहा है, लेकिन हम लोग को समझ में आ गया कि कौन कौन उसको सपोर्ट कर रहा है। तो उसको सपोर्ट कर रहा था ईरान, कि जाओ जाओ जाकर वहाँ आतंक फैलाओ, ठीक है। और इज़राइल क्या कर रहा था, इज़राइल भी तो कुछ कर रहा होगा इतने दिनों से। तो इज़राइल क्या कर रहा था, वो कर रहा था एयर स्ट्राइक्स, वो हवाई हमला कर रहा था। और क्या कर रहा था, और अपना इंटेलिजेंस ऑपरेशन को वो भी चला रहा था। कोई शांति से नहीं बैठने वाला था, क्योंकि ये प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स अंदर ही अंदर सब चल रहा था। फिर जब इतने सालों से ये प्रॉक्सी वॉर्स, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा था, तो फिर आता है ईयर 2025 और यहाँ पे शुरू होता है डायरेक्ट वॉर। डायरेक्ट वॉर यहाँ से शुरू होता है, जिसका एरा है 2025 टू 2026, जो कि अभी चल रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट अटैक्स। अब कोई प्रॉक्सी, कोई हिजबुल्ला, हमास मिलिशियाज, कोई नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट 1-to-1 वार करेंगे, ठीक है। तो 2025 में क्या होता है, इज़राइल लॉन्च करता है बहुत लार्ज एस्पेक्ट में एयर स्ट्राइक्स, हवाई हमला। कहाँ, सीधे ईरानियन मिलिट्री पर और उसके न्यूक्लियर साइट्स पर। तो ये करता है, एयर स्ट्राइक्स करता है इज़राइल ईरानियन मिलिट्री पर और न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स करता है वो। और ईरान क्या करता है, वो ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू इज़राइल पे करता है अटैक्स और उसको रिस्पॉन्ड करता है। और ये जो है दोनों के बीच का ये जो लड़ाई इतने हद तक बढ़ जाता है, इतने हद तक बढ़ जाता है कि 2026 में ये इतना ज़्यादा ये एस्केलेट हो जाता है कि 28 फरवरी 2026 को यूएस और इज़राइल जॉइंटली मिलकर ईरान पर एक लार्ज ऑपरेशन टारगेट करता है, जो कि इसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, इतना करते हैं टारगेट कि इतना एस्केलेटेड ये अटैक होता है ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ पर, मिलिट्री पर और टॉप कमांडर्स पर, कि कितनों का डेथ हो जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि किसका डेथ हुआ है, टॉप कमांडर्स जो हैं ईरान के, जो कि न्यूज़ में अभी कुछ दिनों पहले तक चल रहा था। और अब हम लोग जानेंगे कि ईरान क्या किया फिर, What was the Iran's response to this? तो ईरान भी चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। ईरान ने क्या किया, ईरान ने भी तो ईरान ने बदले में क्या किया, उसने भी इजरायली सिटीज़ पर अटैक किया, रिटेलिएट किया। और यूएस मिलिट्री बेसेस जो कि गल्फ कंट्रीज़ में बने हुए हैं, उस पर भी उसने अटैक किया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर हम लोग देखें इस वाले यहाँ पर कि स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है उसको इसने डिसरप्ट किया। और ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पे, ये जो है यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान, ये दोनों के द्वारा गवर्न किया जाता है।
और ये जो है, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये कनेक्टिंग पैसेज है पर्सियन गल्फ और अरेबियन सी, ये दोनों के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट यहीं पे से, चोक पॉइंट्स जो है वर्ल्ड का, ये सबसे ज़्यादा यहीं से है। और ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम, जो 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 पूरे वर्ल्ड का जो 1/5 पेट्रोलियम है यहीं से गुजरता है, यहीं से होकर ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 1/5 ऑफ द वो जो है सारे वर्ल्ड में फैलता है, जाता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी। तो अगर यहाँ पे कोई भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो इससे क्या होगा, हमारे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, हमारे जो तेल के दाम हैं, पेट्रोल के, गैस के, इस सारे जो हैं वो उससे इस चलते इंक्रीज़ होंगे। और ये हमारे इकोनॉमी लाइक इंडिया के जो इकोनॉमी है काफ़ी डिपेंडेंट है उस पर, ट्रांसपोर्ट और सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये बहुत इफ़ेक्ट होने वाला है इस वजह से। लेकिन अब हम समझेंगे, ये तो हम लोग समझे क्या है इम्पोर्टेंस स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, जो कि जिसका ईरान ने डिसरप्शन भी कर दिया है। लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि ये सारे में इज़राइल और ईरान की लड़ाई में यूएस क्यों इन्वॉल्व है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड का ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो इसके इम्पॉर्टेंट 3 कारण हैं। पहला तो ये कि स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ऐसा इज़राइल के साथ इसका यूएस का स्ट्रेटेजिक अलायंस है। अभी हम लोग स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब समझते हैं कि एक दूसरे का एक वो होता है ना कि अब सिक्योरिटी प्रदान करना और एक दूसरे को बचाना, स्ट्रेटेजिकली सामरिक उन लोग को एक मदद करना, ये एक दोनों के बीच का ऐसा अलायंस है। तो ऐसे टाइम पे तो यूएस को मदद करना ही पड़ेगा क्योंकि इज़राइल के साथ उसका स्ट्रेटेजिक अलायंस है। दूसरा क्या है कि प्रिवेंट करना है, बचाना है, ताकि प्रिवेंट करना है कि ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन ना बना ले। अब जो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा वो सब कोई उससे डरेगा। तो ऑलरेडी अमेरिका बनाए हुए है, इंडिया बनाए हुए है और कुछ कुछ कंट्रीज़ बनाए हुए हैं। तो सब वो लोग कहीं मेन रहेगा कि वो लोग हैं। अब कहीं ना कहीं ये भी बना लेगा तो कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस कहीं घटते ना चला जाए, इसलिए भी ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण जो है, जो हम लोग ऑलरेडी एक बार इसमें जिक्र भी किए थे, कि जो मिडिल ईस्ट में यूएस का जो मिलिट्री बेसेस है, तो यूएस एक तो ये है ही ईरान का न्यूक्लियर वेपन, और प्लस उसका जो मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री बेसेस है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका एक कारण है। तो ये कुछ कारण है जिसके चलते यूएस भी इन्वॉल्व है। अब तो डायरेक्टली ही कहेंगे कि इन्वॉल्व है, अब तो इनडायरेक्टली भी नहीं है, कहीं ना कहीं निकल के दिख रहा है कि यूएस फुल्ली सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। अब हम लोग बात करेंगे कि क्यों एक्चुअली इन लोग का इतना जो वॉर ये सब जो चल रहा है, क्यों ये पूरे वर्ल्ड को क्यों मैटर करता है, व्हाई दिस वॉर मैटर्स फॉर द वर्ल्ड, क्या इसके चलते क्या होने वाला वर्ल्ड पे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें समझते हैं। तो हम लोग ये समझेंगे कि ईरान और इजराइल वॉर से वर्ल्ड को क्या होने वाला है, वर्ल्ड में क्या क्या इस लड़ाई, इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्या क्या वर्ल्ड को मिलने वाला है, तो ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसका क्या देन होगा, तो इसका देन होगा कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा कि हम लोग समझे ही थे, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो क्या होगा, उसके दाम क्या होंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस उस पर इफेक्ट होगा। दूसरा, मिडिल ईस्ट में जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें और सारे कंट्रीज़ भी इसमें ज्वाइन करेंगे।
तो कहीं ना कहीं ये और बड़ा ना होते जाए। मिडिल ईस्ट में जो इंस्टेबिलिटी हम लोग कह सकते हैं, अनस्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट क्या, ये तो पूरे वर्ल्ड पे ही इसका ये है, ठीक है। और और थर्ड जो कारण है वो है ग्लोबल सिक्योरिटी का रिस्क। कहीं ना कहीं ये मिडिल ईस्ट के बढ़ते बढ़ते कहीं ये ग्लोबल सिक्योरिटी का इशू ना बन जाए और इससे कहीं बिगर रीजनल बड़ा इससे एक बड़ा रीजनल वॉर ना बन जाए। ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं इस वॉर से वर्ल्ड को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होने की आशंका है। अगर हम लोग इसे सीधे शब्दों में समझें तो ये है कि ईरान जो है अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है और अपने न्यूक्लियर का कैपेबिलिटी है उसको अपना बनाना चाहता है। जबकि इज़राइल क्या सोचता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे पे ही अटैक ना करे, कहीं ना कहीं उसको ये सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है। और यूएस सोच रहा है सपोर्ट इसलिए कर रहा है इज़राइल को कि ईरान अपना न्यूक्लियर एम्बिशन को पूरा ना कर सके, इसलिए वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है। और इस तरह से ये जो एक बहुत जो 1979 से हम लोगों ने देखा है कि 1979 से जो ये जो चलता आ रहा है ये रेवलरी, कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है कहीं ना कहीं ये और बढ़ता ना जाए। ये जो ईरान इज़राइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सिर्फ एक वॉर बिटवीन ये 2 कंट्री या 3 कंट्री के बीच में नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रगल है न्यूक्लियर पावर रीजनल अपने इस रीजन में डोमिनेंस को दिखाने का और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे अपना वर्चस्व दिखाने का। ये सिर्फ और सिर्फ ये ईरान और इज़राइल का लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इस चीज़ों का लड़ाई है। तो ये है न्यूक्लियर पावर का लड़ाई, रीजनल डोमिनेंस का और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का। तो इस तरह से पढ़ाकू हमने इस टॉपिक को समझा है, क्या इसका बेस है, क्यों ये चल रहा है, और इसी तरह हम लोग कुछ टॉपिक्स को करते चलेंगे। और आप लोग स्टडी डेली, इम्प्रूव डेली और लेट प्रिपरेशन बिकम अ हैबिट। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।